Okay, good हो गया. Okay, guys. So today we will discuss 18th Amendment of Pakistani Constitution. This is a landmark document in the history of Pakistan, uh, in political as well as in the constitutional history. तो इस वजह से जो भी हमारे कंपैरेटिव एग्जाम्स हों या उसके अलावा भी जब हम कोई जहां भी पढ़ रहे हों कर रहे हों पाकिस्तान में रह रहे हो तो उसकी पॉलिटिक्स के ऊपर जो 18th अमेंडमेंट का इम्पैक्ट है या उसकी इम्प्लीकेशंस हों वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव उसका हमारी लाइफ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जरूर वास्ता पड़ता है. तो इसलिए 18th अमेंडमेंट को समझना और उसको डिस्कस करना, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को डिस्कस करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज हम इसी चीज के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे अपनी. तो टुडे वी विल डिस्कस 18th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. सो व्हाट वी विल डिस्कस इन अवर टुडेज डिस्कशन, अगर मैं उसको ब्रॉडली आउटलाइन करूं तो इनिशियली 18th अमेंडमेंट का ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, इसके पीछे कौन सी डायनामिक्स शामिल थी, कौन सी डेवलपमेंट्स थी, ब्रीफली हम उसकी हिस्ट्री को देखेंगे. एंड देन वी विल डिस्कस इट्स फीचर्स एंड डायमेंशंस. हम डायमेंशंस देखेंगे कि 18th अमेंडमेंट डायमेंशन बेसिकली प्रोवाइड क्या करती है, ब्रॉडर जो उसके फीचर्स हैं उनको हम देखेंगे. एंड देन वी विल डिस्कस इट्स आउटकम्स एंड इट्स implications on center province relations. कल मैंने टॉपिक आपको सेंटर प्रोविंस रिलेशंस का पढ़ाया था और ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. तो इसकी इम्प्लीकेशंस को देखेंगे, इसके आउटकम्स को देखेंगे कि इसने सेंटर प्रोविंस रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कैसे किया है या पाकिस्तान वो कौन कौन से हैं हम उनको देखेंगे. एंड देन वी विल डिस्कस विच इज अ करंटली डिबेट, जो अभी आजकल डिबेट हो रही है इसके ऊपर पर्टिकुलरली इन इनकम्बेंट गवर्नमेंट के अंदर, दैट इज रिविजिट 18th अमेंडमेंट. हम उसको देखेंगे कि व्हाई, तो उनके कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जिस आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर इसको जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है. एंड लास्टली वी विल डिस्कस सम ऑफ इट्स रिकमेंडेशंस और कुछ कंक्लूजन्स हैं उसको हम ड्रॉ करेंगे कि अभी आगे क्या चीज होनी चाहिए. ऑलराइट गाइस, तो ये हमारी आज की डिस्कशन होगी, ब्रॉडर आउटलाइंस होंगी जिनको हम फॉलो करेंगे. तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आप लोगों की? मुझे जल्दी से बता दें कि यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, व्हाट वी आर सपोज्ड टू डिस्कस टुडे. अगर ये चीजें कंप्लीट हैं तो देन वी विल मूव. और लास्ट में आपकी क्वेरीज भी होंगी, तो ज्यादा लेक्चर नहीं रहेगा, ठीक है? हम कोशिश करेंगे उसको जल्दी कंप्लीट कर लें. ओके, गुड हो गया, ठीक है. सो एवरीथिंग इज क्लियर. ओके जी, सो नाउ लेट्स मूव. ओके, थोड़ी बहुत हिस्ट्री तो आपको पता ही है और मैंने कल भी बड़ी डिटेल सिविल मिलिट्री रिलेशंस पढ़ा रहा था, तो उसमें भी मैंने अच्छी खासी हिस्ट्री के बारे में आपको के अंदर जो है वो वजूद में आया, ठीक है, ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड. और सबसे जो इशू था हमें उस टाइम पे फेस करना पड़ा, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के ऊपर भी हमें 4 किस्म के इश्यूज को जो है फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ले हो गया. तो 47 में हम आजाद होते हैं, 56 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्योंकि इनके दरमियान 4 मेन इश्यूज आए जो कल मैंने भी आपको बताए थे. एक तो मसला आया रिलीजन के ऊपर कि वेदर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन शुड इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान एज एन इस्लामिक स्टेट और इट शुड बी सेक्युलर Islamic constitution. And the second problem which faced that committee which was making constitution, it was on the issue of representation. Wanted, demanded that representation in national or assembly should be
बेस्ड ऑन जो है आपकी पॉपुलेशन के ऊपर होनी चाहिए, उनका पॉपुलेशन ज़्यादा थी और वेस्ट विंग कह रहा था कि नहीं, ये टेरिटरी के बेस पे ऑन द लैंग्वेज कि Bengalis wanted Bengali is a national language because uh, वो पॉपुलेशन सेंटर को स्ट्रांग होना चाहिए और प्रोविंसेस को वीक होना चाहिए, ज्यादा पावर नहीं देने 56 में बना जाके, और दूसरा जो बना वो 62 में बना जो अयूब खान ने दिया जाके। तो ये जो था पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर के फेडरल फार्म के अंदर क्या होता है, पावर्स डिवाइडेड होते हैं बिटवीन सेंटर एंड और ये हेटेरोजेनस सोसाइटीज जहां पे भी हों वहां पे फेडरल फार्म ऑफ गवर्नमेंट बड़ा वैलिड होता है। तो वहां पे तो हमने भी फेडरल फार्म को ही किया और फिर 1970s पाकिस्तान हुई, उसके बाद सिर्फ वेस्ट विंग पाकिस्तान का बचा जाके एग्जीक्यूट किया, इम्प्लीमेंट किया। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये बड़ा एक किस्म कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को कंटेन किया, मेंटेन रखा उसको और साथ में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है बताया हुआ होता है, नॉमिनल हेड जो होता है आपका प्रेसिडेंट होता है और प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के सामने। तो वो और 78 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो 77 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत जो है टॉपल डाउन की और इसने मार्शल लॉ इम्पोज़ किया और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर बीइंग एब्सेंस में रखा, उसकी जगह पे अमेंड करवाने की कोशिश की उसने और फाइनली ही सक्सीडेड। जनरल ज़ियाउल हक है, उसने जनाब 18th अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लाई जो कि 1980 के कौन-सा रखा उसने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखा। यानी जो बाकी फेडरल फॉर्म वैसा का वैसा ही रहा और इसी के अंदर इसने ज़्यादा पावर किसको दिए? ज़्यादा पावर दिए जो है प्रेसिडेंट है उसको। तो प्रेसिडेंट असेंबलीज़ को डिसॉल्व कर सकता था, भी ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट को जो है वो दिए गए। इसी तरीके से ज़ियाउल हक जब जाता है 88 नवाज़ शरीफ की आती है, नज़ीर की आती है और 96 से 99 तक फिर जनाब आपकी नवाज़ शरीफ की जो है वो गवर्नमेंट आती है। कर्टेल करता है और उसकी जगह पे 13th अमेंडमेंट जो है उसको वापस लाया जाता है जो दोबारा को दोबारा रिवाइव करती है। और अगेन पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला दिए जाते हैं जो कि वो क्या कहते हैं आपको जो आपकी 13th अमेंडमेंट हो चुकी है और नवाज शरीफ जो है वहाँ बैठा है और फिर आपको पता है जो है वो अ, नवाज शरीफ जो है जनाब उसको आपका परवेज़ मुशर्रफ जो है वो दोबारा उसकी हुकूमत को टॉपल डाउन करता है और परवेज़ मुशर्रफ 13th अमेंडमेंट को कर्टेल करके, ठीक है? वो क्या करता है वो 17th अमेंडमेंट लाता है आके 2003 में
और 17th अमेंडमेंट के अंदर क्या होता है, 17th अमेंडमेंट दोबारा पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट को पावरफुल करती है, यानी एक एक टू सम एक्सटेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ या पार्शियली प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करता है कि 17th अमेंडमेंट के अंदर तो सारे पावर प्रेसिडेंट के पास थे, प्राइम मिनिस्टर एमी था, सिर्फ उसका जो है कठपुतली टाइप है इस तरीके से। और फिर आपको पता है परवेज मुशर्रफ के खिलाफ के अंदर इस्तीफा देता है, इलेक्शंस करवाता है और इलेक्शंस के दौरान जो है 2008 में जनाब आपकी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आती है। और जो पीपल्स पार्टी है, ठीक है, अ, क्या कहते हैं, स्लाइड है आपकी, ठीक है? तो जो पीपल्स पार्टी है वो हुकूमत में आती है और आपको पता है पीपल्स पार्टी के बारे में कर देती है 2010 के अंदर। तो 18th अमेंडमेंट कब आती है? 2010 में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जो है वो देती है और इंस्टीट्यूशन को थॉरली चेंज किया, मैं बताता हूँ आगे। तो डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर चीजें दी गई, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि पावर्स, टर्म्स, कंडीशंस को जो है वो सेट किया गया। तो 2010 में जनाब आपकी 18th अमेंडमेंट आती है और ये 18th अमेंडमेंट कौन देता है? ये जनाब आपकी पीपल्स पार्टी जो है वो देती है आगे। ये तो था उसका शॉर्ट सा बैकग्राउंड जो आपको पता चले चला कि 18th अमेंडमेंट दी गई, तो उसकी डायमेंशंस क्या थी? किस डायमेंशन में पावर को जो है वो आप कहें कि को 18th अमेंडमेंट ने जो है वो टच किया। तो अगर डायमेंशंस की बात करें 18th अमेंडमेंट की, तो गाइस आपको उन डायमेंशंस में पहली जो डायमेंशन नज़र आती है, इट वाज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल मीन्स गवर्नेंस डायमेंशन, यानी उसमें वो पॉलिटिकल मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे आपको मिलते हैं पॉलिटिकल या गवर्नेंस से रिलेटेड प्रेसिडेंट अटैक किया गया, खत्म किया गया। और इसके अंदर जो है डिवीजन की गई बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस के दरमियान। और इसमें जो आपकी कंकरेंट लिस्ट थी, जो 3 लिस्टें होती हैं, फेडरल की, प्रोविंस की और में डिपार्टमेंट सुबह लेगा और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं वो के दरमियान कोई मसाइल आते हैं तो सूबे सीसीआई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुश्तरका मफाद कैसे, तो पहली डायमेंशन क्या थी उसकी? पॉलिटिकल या गवर्नेंस डायमेंशन थी, जिसके अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट थी 18th अमेंडमेंट की, दैट इज इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक गया कि एनएफसी अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड और एनएफसी अवार्ड भी अगर आपको कल का लेक्चर याद हो, तो मैंने ये सेंटर है वो सूबों को कुछ पैसे देता है वापस, और जो भी उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करता है उसकी एक परसेंटेज होती है, उस परसेंटेज से के 5 साल के बाद सूबों को उनका ड्यू शेयर
बट वो पैसे देगी, 57% उनको वापस करेगी, जो उनके शेयर्स हैं। तो ये उसकी इकोनॉमिक डायमेंशन थी बड़ी, जिसपे हम पढ़ेंगे इसको क्रिटिसाइज। और दूसरी डायमेंशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, और जो कि आप लोगों को भी नहीं पता, काफी लोगों को नहीं पता है, दैट रिलेटेड टू बेसिक इंडिविजुअल राइट्स। आपके और हमारे राइट्स से रिलेटेड बात, कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात की गई, और दूसरा राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बात की गई। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन क्या था, ये भी आपको बता दूं, ये पूरा एक्ट दिया गया, एक्ट टू राइट सके कि आपने अगर कोई जॉब हुई है या कुछ भी हुआ है, कोई भी रिकॉर्ड है, तो आप जान सकते हैं इनके वहाँ पे, ये आपका राइट है 18th अमेंडमेंट के अंदर। इसको भी हम देखते हैं। तो एक डायमेंशन ये थी, और जो दूसरी डायमेंशन थी जनाब आपकी, उसको आप जुडिशियल डायमेंशन भी कह सकते हैं या मिसलिनियस के अंदर भी ले सकते हैं। तो वो थी आपकी अपॉइंटमेंट्स ऑफ दी जजेस, कि जजेस को अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, उसका पूरा क्राइटेरिया जो है वो बनाया गया। कि जो डायमेंशंस आपको 18th अमेंडमेंट के अंदर मिलती हैं, क्योंकि आपको अगर वैसे एक दो ऐसे वो उसको डिस्कस करना पड़े ना 18th अमेंडमेंट के फीचर्स को, तो हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। तो ये डायमेंशंस आपने माइंड में रखनी है, पॉलिटिकल डायमेंशंस, इकोनॉमिक डायमेंशंस, बेसिक इंडिविजुअल राइट्स डायमेंशन, और आपकी मिसलिनियस या जुडिशियल जो आपकी डायमेंशन है, उसकी बात जो है इसके अंदर की गई। ये डायमेंशंस थी जो आपको 18th अमेंडमेंट के अंदर जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। अभी इन्हीं को ही हम थोड़ा-सा डिटेल में जाके आगे देखेंगे। तो ये तो आपको ट्रेलर दिया है मैंने, ठीक है? इसको थोड़ा-सा हम आगे देखेंगे जाके। तो वो इस ट्रेलर से याद आ गई है ना अच्छी बात, देखेंगे। असल बात तो अभी आएगी कि वो फराज़ अहमद का शेर है कि हमने जिसको भी चाहा तेरे हिजरा में वो लोग आते जाते था। तो अभी जो है 18th अमेंडमेंट का असल ज़माना अभी आएगा, ठीक है? तो ये सारी डायमेंशंस मैंने जस्ट आपकी आसानी के लिए बनाए। तो फीचर्स के ऊपर हम चलते हैं ज़रा, ठीक है? कि फीचर्स क्या हैं 18th अमेंडमेंट के। सो पहला जो इसका फीचर है, दैट इज़ के इट लिमिटेड द थैंक यू यार, ठीक है? सो फीचर्स के अंदर जब हम जाते हैं, तो पहला फीचर जो है मैंने आपको पहले बताया, वो फीचर लिमिट्स ऑन प्रेसिडेंशियल पावर्स, ठीक है? लिमिट्स ऑन प्रेसिडेंशियल पावर जो 17th अमेंडमेंट के अंदर मुशर्रफ लेके आया था, उनको जनाब इन्होंने खत्म किया आके, ठीक है? तो कैसे खत्म किया कि प्रेसिडेंट बिल्कुल ही खत्म कर दिया, ठीक है? और उसके साथ क्या किया कि जो प्रेसिडेंट है वो पहले उसके पास बड़े अच्छे खासे पावर होते थे कि 17th अमेंडमेंट के अंदर आगे जाएगा नहीं, अप्रूव नहीं करेगा, जाएगा नहीं। उसने खत्म किया 18th अमेंडमेंट के अंदर दिए गए। इसलिए जो ट्रांसफर ऑफ पावर था कि भई डायरेक्टली पार्लियामेंट फॉर अ येस और नो वीटो टू द प्राइम मिनिस्टर, तो अब पावर दे दिए गए। पहले सारे प्रेसिडेंट के पास पावर होते थे। और इसी तरीके से 58 टू बी, ठीक है? जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ था, which granted the power to unilaterally dismiss the parliament, ये 2B के जो प्रोविजन था, मुशर्रफ ने डाला था कि भाई अगर इमरजेंसी कि नहीं भाई प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कर सकता। यानी आप ऐसे समझें कि इसके अंदर प्रेसिडेंट को टूथलेस बनाया गया, और सारे पावर किसको दिए गए? सारे पावर आपको प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट के से जो क्या कहते हैं आपका अ, जो तो आ जाएँ भई, मर्ज़ी से अपने लोग लेके बैठ जाता था। अभी क्या है से केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाएगी, ठीक है? तो ये पावर जनाब आपके इसी के अंदर दिए गए कि भई असल पावर सारे प्राइम मिनिस्टर को दिए गए, पहले चीफ
एग्जीक्यूटिव होता था मुशर्रफ, मैंने कल बताया, उसने नाम दिया खुद को, सारे पावर उसके पास है, वो प्राइम मिनिस्टर को दे दिए गए। इसी तरीके से अगर की वजह से आपका नवाज शरीफ जो है वो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर भी बना। एंड देन पार्लियामेंट बिकेम स्ट्रांग क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट वो पार्लियामेंट उसे क्वेश्चन भी कर सकती थी, पार्लियामेंट उसको क्रिटिसाइज भी कर सकती थी। वो आंसर इमरान खान बैठा होता है पार्लियामेंट के अंदर, वो लोग उससे सवाल पूछते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसकी मर्जी चलती है अपनी। और अभी उसकी जो कैबिनेट है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज़ वो भी वहीं से ही उसने उठाई है, जो उसके काफ़ी सारे मिनिस्टर्स हैं, वो क्वेश्चंस भी कर सकती थी, क्रिटिसाइज़ भी हो सकती। पता चला कि भई प्रेज़िडेंट के पावर को ख़त्म किया गया। तरीके से जुडिशरी के अंदर भी बहुत अच्छी खासी जो है 18th अमेंडमेंट से पहले 18th अमेंडमेंट से पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर आपकी जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स होती थी। यानी प्राइम मिनिस्टर को अच्छा लगा, जज को लेना है, किसको रिमूव करना है, वो डिसाइड करते थे। अभी उसको थोड़ा-सा ग्रेटर रोल नहीं, थोड़ा कम रोल रखा गया उसका। और कैसे रखा गया? उन्होंने बाकायदा एक जुडिशियल कमीशन बनाई। जुडिशियल कमीशन बनाई। पोज़ीशन विल कन्फर्म देम। देखिए, ये बड़ा आला खूबसूरत सीन है इसका। ये अभी इश्यू भी चला हुआ था, अगर आपको याद हो, सिंध के चीफ जस्टिस को उन्होंने नहीं रखा, और चारों प्रोविंसेस के हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं और जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ वो उसको अप्रूव करेंगे, और वो फिर जाएगी जनाब आपकी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास। वो उनको अप्रूव करेगा, और इस तरीके से आपकी जजेस की अपॉइंटमेंट्स होंगी। इसके अंदर पार्लियामेंट को भी अंदर डाला गया, रखा गया, और साथ में जुडिशरी को भी अंदर रखा गया, और साथ में जनाब आपके एग्जीक्यूटिव को भी रखा गया। तो ये बड़ी एक आला chaired by the Chief Justice, who will effectively control 4 of the 7 seats,
with the remaining 3 comprising the पाकिस्तान बार कौंसिल। तो क्या था, 7 मेंबर थे, जिसके अंदर 4 तो आपके ये हो गए, 5वां आपका जो है सुप्रीम कोर्ट, उसको जो चीफ जस्टिस था वो हेड कर रहा था। इसके अंदर मिनिस्टर भी था लॉ का, और जनाब आपका जो है वो अटॉर्नी जनरल मीन्स जो हुकूमती वकील होता है, वो भी, और एक सीनियर एडवोकेट बार कौंसिल से, उसको भी इसके अंदर क्या करेंगे, ये लोग मिलके डिसाइड करेंगे किसको चीफ जस्टिस बनाना है, और ये नाम देंगे पार्लियामेंट्री कमेटी को, और पार्लियामेंट्री कमेटी उसको अप्रूव करके फिर उसको अप्रूव करेगा, तो वो चीफ जस्टिस बन जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी अपॉइंटमेंट होगी। पर इससे पहले ऐसे कुछ भी नहीं होता था। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जुडिशरी के अंदर जनाब आपका लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया गया। की गई। ठीक है गाइस, ये तो थी थोड़े पावर आपके प्रोविंसेस के पास होते थे। तो इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर ज़्यादा पावर बैलेंस किए गए। कैसे? मैंने कल भी आपको बताया था, जब आपको सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन बता रहा था। इसके अंदर क्या था कि जो टेंशन्स रहे हैं बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंस पाकिस्तान में, वो तो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। मैंने बताया था जब पाकिस्तान कायम हुआ था, उससे पहले जब ब्रिटिश होते थे, तो उनको भी ये बड़ा इश्यू था कि भई सेंटर को ज़्यादा पावर होने चाहिए या सूबों को ज़्यादा पावर होने चाहिए। और मैंने कल भी आपको बताया और अभी भी बताया कि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते थे, जो अभी पाकिस्तान है, ये सेंटर की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते थे। ऑन द अदर हैंड जो आपको मिलते हैं ईस्ट पाकिस्तान के लोग, वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते थे। और आपको अगर याद हो 1929 के अंदर कायदे-ए-आज़म ने जब अपने 14 पॉइंट दिए, उसमें भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की। और बाद में जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया, तो कायदे-ए-आज़म ने कहा कि नहीं, सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा। वो सेंटर स्ट्रॉन्ग वाला आर्गुमेंट क्यों आ रहा था कि भई वो इसलिए कि इंडिया से खतरा है, अफ़गानिस्तान से खतरा है, सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं है, सूबों को ज़्यादा पावर दे दिए तो पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है? ये आर्गुमेंट था उनका। को हमेशा कर्टेल किया गया है या उनको ठीक है? नहीं, फ फ फॉल तो हम नहीं कह सकते, ये एक रीज़न तो ज़रूर था बहरहाल। अभी कितने ट्रॉमेटिक सिचुएशन रही है पाकिस्तान में 71 तक। ईस्ट पाकिस्तान क्यों सेंटर को स्ट्रॉन्ग किया? तो ये हमेशा से हमने मसाइल का जड़ बनी रही हैं ये चीज़ें। तो इसी चीज़ को शायद फ़ील करते हुए, इसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए 18th अमेंडमेंट के अंदर क्या किया गया, 18th अमेंडमेंट के अंदर ये चीज़ इंक्लूड की गई कि भई अभी सूबों को पावर देंगे ताकि सूबे थोड़े राज़ी तो हो जाएँ, वरना तो मसाइल खराब होंगे। इसी तरीके से मेनी ऑफ कंट्रीज़ लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव लॉन्ग डिमांडेड इंक्रीज़ ऑटोनॉमी फॉर द प्रोविंसेस। और आपको पता है ऐसी सिचुएशन रही है। इसी तरीके से जब हम 18th अमेंडमेंट के अंदर चलते हैं, तो इसने बड़ा अच्छे खासे स्टेप लिए, इंटेंशंस को रिज़ॉल्व करने के लिए, कि यार चलो पावर्स को डिवॉल्व करो, सूबों तक लेके जाओ, सूबों को मसाइल ना हो। पाक जो एथनो नेशनलिस्ट पार्टी थी, वो डिमांड कर रही थी हायर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। और उसके बाद कल भी मैंने आपको बताया कि जब जुल्फ़ी भुट्टो ने के और जो है वो शामिल हुए, और उसके बाद ज़िया उल हक ने तो जनाब और शायद 18 के अंदर कहा गया कि भई अभी
और इसी तरीके से ही ये सारे सूबों को दे दिए गए, सूबों को सब्जेक्ट ज्यादा दिए गए। इसी तरीके से ही इम्पोर्टेंट बट set up the distribution of national revenues between the central government provinces cannot reduce the अंदर मैं बताता हूँ आगे डिटेल्स को। 57% शेयर कर दिया गया सूबों का, और सेंटर ने सूबों को 57% शेयर देना होगा। तो ये भी सूबों का भला हुआ, इससे पहले ऐसे सिचुएशन नहीं। पास 100 रुपये आ रहा है तो 57% हर 5 साल में वफाक जो है सूबों को वापस करेगा। जब हम आगे चलते हैं तो इसके अंदर यस फेडरेशन इज गोइंग टू बी वीक ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसको देखते हैं, ये चलते हैं इसके ऊपर पूरे आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं दोनों के दरमियान, कि कौन कहता है वीक हुई, कौन कहते हैं स्ट्रांग हुई। ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स, अभी तो मैं आपको फेडरेशन बता रहा हूँ, अभी तो ये आते जाते लोग हैं, जमाना तो अभी आएगा आगे। और इसी तरीके से द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या थी। काउंसिल ऑफ कॉमन जो यस 5 इयर्स, 5 इयर्स मैं आता हूँ और उसको आते हैं पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या थी, मैंने पहले बताया, ये एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली सूबों के दरमियान, कि अगर सूबों और वफाक में या सूबों के आपस में दरमियान कोई इशू हो जाए तो सीसीआई वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे मिलते हैं और बैठ के मसले को डिसॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो CCI has been reconstituted with the Prime Minister as its chairperson and members include 4 CMs हैं जो सूबे के होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, and the body should meet at least once in 90 days। ये कहा गया 18 नवंबर में, भाई चेयरपर्सन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, 4 उसके CM होंगे, और एक जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ये बैठेंगे। तो टोटल 6 मेंबर हो गए, 6 मेंबर होंगे, और ये 6 मेंबर हर 90 डेज के अंदर बैठेंगे। और इसकी एक परमानेंट सेक्रेटरीट बनाई गई, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में बनाई गई, तो इसकी पूरी सेक्रेटरीट बनी हुई है, और उस सेक्रेटरीट में इसकी 90 डेज के अंदर मीटिंग होनी है। अभी तो खैर नहीं हो रही, ये बड़ी अजीब गरीब सी बात है, क्योंकि मसला सूबों का हो तो सूबे बुलवाएं उसको, सेंटर नहीं बुलवाता, सूबे नहीं बुलवाता, मसाइल हैं खैर, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। और इसका सॉल्व इश्यूज बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, कभी कोई इशू आ जाता है तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारे मिल सकते हैं। और अभी रिसेंटली भी इसकी कुछ मीटिंग्स हुई हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये तो आपको नजर आती है उस चीज में। कुछ मिसलिनियस पावर्स के अंदर अगर आप देखें तो आपको पता चले कि KPK का नाम भी इसी अमेंडमेंट के अंदर रखा गया। पहले उसके अंदर जो NWSP होता था, ठीक है। नहीं, उनकी नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होती है। तो मिसलिनियस के अंदर क्या किया, NWSP और KPK का नाम चेंज किया गया, NWSP से KPK, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। और इसी तरीके से मैंडेटरी एजुकेशन की गई चिल्ड्रंस के लिए, और क्या 16 इयर्स तक मैंडेटरी एजुकेशन है। उसको कहा जाता है आर्टिकल 25A, ये हुकूमत मैंडेटरी एजुकेशन करेगी 16 इयर्स तक के लोगों के लिए। इन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन एब्सेंस इज अ टेंटामेंट टू हाई ट्रियन। कॉन्स्टिट्यूशन को अभी एब्सेंस में लाएगा उसको फांसी की सजा होगी, हाई ट्रियन। और याद रखिएगा, हाई ट्रियन का केस अदालत में नहीं चलता है, हाई ट्रियन का केस पार्लियामेंट में चलता है। पार्लियामेंट की मेजोरिटी अगर कह दे कि ये हाई ट्रियन है तो अदालत में कोई केस नहीं जाएगा, उसको वहीं पे फांसी दी जाएगी, ठीक है, गद्दारी की सजा तो ये वहीं पे दी जाएगी। तो इस तरीके से ताकि कोई भी आगे ना आए, तो ये भी इसके अंदर एक बड़ा आला आर्गुमेंट था जो प्रोविजन था इसके अंदर डाला गया। इसी के अंदर, इसी के अंदर ही अगर हम आगे चलते हैं मिसलिनियस के अंदर, तो आपको गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलके बैठेंगे, डिसाइड करेंगे, और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाया जाएगा जो रिटायर जज होगा। एक ये चीज बताएगी उसके अंदर, जो इससे पहले ऐसा नहीं होता था, इससे पहले गवर्नमेंट अपनी मर्जी से रखती थी। और इसी तरीके से जो यहीं पे है, ठीक है। नो नो नो,
वो वैसे केस चल रहा है बहरहाल। जो हाई ट्रियन का था वो भगाया गया था इन्होंने मुशर्रफ के दौर में। मुशर्रफ के लिए इमरान प्राइम मिनिस्टर जो देते हैं, और जब वो बुलाया जा रहा था तो राहिल शरीफ ने बीच में इंटरवीन किया, मुशर्रफ को भगा दिया यहाँ से। उसको हाई ट्रियन का केस नहीं लगने दिया था, वरना ये लगा रहे थे, पूरी कोशिश थी इनकी। वहां पे जो केसेस चल रहे हैं वो और केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। They said the name of the former President General Ziaul Haq has been removed from the text of the Constitution. उसको पहले एज अ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के तौर पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, वो कोई प्रेसिडेंट नहीं है इस टाइप का। और इसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग में से काफी लोगों को नहीं पता होगी, और वो क्या था कि 18th अमेंडमेंट के अंदर क्या किया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ। राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ यानी आरटीआई लॉ वो इंक्लूड किया गया। अब ये क्या था, ये था कि भाई पब्लिक ऑफिस के अंदर एक पब्लिक ऑफिस से वो उनके मामलात के बारे में चीजें पूछ सके, ठीक है, ताकि उनका नाम पूछ सके। इट मीन्स कि इफ यू हैव अप्लाइड समवेयर इन पब्लिक सेक्टर और आपका नाम नहीं है या उसमें किसी और का नाम आ गया है, तो इट इज अ राइट, आपको ये राइट है कि आप उस इंस्टीट्यूशन में जाएं, पूछें अभी मेरा नाम क्यों नहीं है, उसका नाम किस बेसिस पे है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज के अंदर कभी आपका मेरिट लिस्ट में नहीं आता, किसी और का आ जाता है, तो यूनिवर्सिटीज पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज आर बाउंड टू गिव यू ऑल इंफॉर्मेशन कि ये क्यों आया है। Historic step in legislative history of Pakistan, which empowers citizens to hold public bodies accountable, who so far consider themselves, उसको भी थोड़ा बहुत जो है वो मद्देनजर रखा गया कि भाई आपके जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो आपके सामने अकाउंटेबल हैं, आप पूछें जाके उनसे, जो 18th अमेंडमेंट ये चीजें आपको प्रोवाइड करती है। ये वो चीजें थी जो चीजें जनाब आपको 18th अमेंडमेंट प्रोवाइड थे। तो फीचर तक बात समझ आई आप लोगों को कि किस तरीके से पॉलिटिकल पावर या गवर्नेंस के मामला को संभाला गया, सेंट्रल प्रोविंस के कैसे डिवीजन की गई, इकोनॉमिकली एनएफसी की बातें क्या की गई, मिसलिनियस क्या था, ये सारी चीजें क्लियर हुई यहाँ तक। शुड वी मूव? ओके जी, चलें जी। ओके जी, आपकी इजाजत मिल गई जनाब, हम चलते हैं आगे। ठीक है जी। ओके, तो आउटकम्स की बात करते हैं, इम्प्लीकेशंस, पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस इसके क्या है, और बड़े अच्छे हैं, कोई शक नहीं है इसमें। तो अगर पहली बात अगर की जाए तो इसको कहा गया हुई है बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, क्योंकि इससे पहले जो सेंट्रल प्रोविंस की हिस्ट्री रही है पाकिस्तान में वो बहुत ही टर्बुलेंट सी रही है, अपहेवल की रही है। और इसी तरीके से ये जो पावर थे ये सूबे चाहते थे भाई, ठीक है, ये जो सूबे चाहते थे और सूबों को मिलती हमेशा से चाहते थे कि भाई हमें इतने पावर दिए जाएं, और ये उनको मिल गई सारी चीजें। और इसी तरीके से जो डिले थी डेलीगेशन के अंदर, इसने पाकिस्तान के इसके पावर होंगे, इससे पहले कंफ्यूजन होती थी। फेडरलिज्म का मतलब क्या था कि भाई सूबों की जो उम्मीद थी, सूबों की जो डिजायर थी, और इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि पहले जो सेंटर और प्रोविंस में
तज़ाद था, एक कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है? वो कॉन्फ्लिक्ट सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। अभी जब ये चीज़ें वहाँ पे दी गईं, तो हुआ क्या? हुआ ये कि भई जो सूबे और उसमें एक अलोफनेस का एलिमेंट था, जो गैप था बिटवीन देम, वो खत्म हो गया। तो एक इंक्लूसिव फेडरलिज़्म बना। ये सारे सूबे अभी मिल के खुश बैलेंस में कुछ सूबे नाराज़ होते थे। अभी चलो इसको भी मामले को सँभाल दिया गया। ये भी बड़ा अच्छा जो था वो एक एलिमेंट आपको नज़र आता है इसके अंदर। और इसी के साथ-साथ एक और भी बड़ा अच्छा फ़ायदा इंसेप्शन ऑफ सिंगल इंटीग्रेशन का इश्यू है। यानी कि जो एलिमेंट था, उनमें एक इंसर्जेंट एलिमेंट्स होती थी, तो वो कहते थे नहीं-नहीं हम वही सिंधु देश की बात करता था जाके, कोई जनाब आज़ाद बलूचिस्तान की बात कर रहा है, कोई जो है ग्रेटर पश्तूनिस्तान की बात कर रहा है, तो ये सारे एलिमेंट्स 18th अमेंडमेंट में काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो गए, काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो गए। तो जिससे चलो वो लोग एक कौमी धारे में आना शुरू हो गए। वो तो बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखें 2000 में वहाँ पे बहुत हेवी तरीके से था। अभी इसी तरीके से अभी भी देखें ना, अभी मतलब मेरे ज़ाती हिसाब से अभी भी बलूचिस्तान या सिंध के अंदर ये जो मसाइल हैं, इन मसाइल का हल फेडरेशन आला बात एक पता चली कि जिसके अंदर क्या चीज़ हुई जिसके अंदर ये कि आई वाज़ हियर मैं एक थे उनसे बात हो रही थी। तो उसने कहा कि जो इस्लामिक इनहेरिटेंस का सिस्टम है, इनहेरिटेंस इस्लामिक इनहेरिटेंस के अंदर उनको पता वो कह रहा था ये ऐसा शानदार सिस्टम है अगर इसको फ़ॉलो किया जाए, तो ये वडेरा जो सिस्टम है वहीं पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और पंजाब में इसकी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ही पंजाब में आहिस्ते-आहिस्ते आपको फ्यूडल सिस्टम जो है वो खत्म होता नज़र आएगा। केपीके में बहुत कम था पहले, ये सिंध और उसमें ज़्यादा है। तो अगर ये इस सिस्टम को डेवलप किया जाए तो ये खत्म हो सकता है। तो वहाँ पे ये मसला वहाँ के स्ट्रक्चर का है। वहाँ का से वहाँ की इशू भई एक प्राइमरी टीचर जब किसी स्कूल में नहीं जा रहा सिंध या बलूचिस्तान के अंदर, तो उसमें फेडरेशन का क्या कसूर है? फेडरेशन का क्या कसूर है उसमें? फेडरेशन क्या वो स्कूल को भेजेगी जी? वो वहाँ का वडेरा है, वो वहाँ का एमपी एमएलए वही है, उसका मसला है। तो इस तरीके से ये टेंडेंसीज़ आपको बहुत ही कम नज़र आती हैं अभी। तो ये भी एक बड़ा आला आउटकम था उसका कि को प्रमोट किया। यानी पाकिस्तान से इससे पहले सेंट्रीफ्यूगल पॉलिटिक्स रही है। मरकज़ के अंदर चीज़ें जाती हैं और वो मरकज़ से निकलती हैं, ठीक है? तो पाकिस्तान में क्या रहा है अगर आप 18th अमेंडमेंट से पहले देखें जाके तो आपको पता चलेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस रही हैं। आप देखें कि जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी शुरू हुई, वो भी आपकी सेंट्रीफ्यूगल थी और ये क्यों हो रहा था? बिकॉज़ वो वापस तो उनमें एक पॉजिटिवनेस आई, तो वो सेंटर की तरफ जाना शुरू हो गए, ठीक है? तो टू सम एक्सटेंट कोऑपरेटिव पॉलिटिकल ट्रेंड इन पॉलिटिकल पार्टीज, so these grew national outlook instead of provincial sympathies। जैसा कि थी अभी वो मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रही है, पीएमएलएन पहले पंजाबी कहती थी, वो मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रही है।
और पीटीआई ने तो इन दोनों को जो है ना, वो आप क्या कहते हैं, लात मारी आके। तो पीटीआई इमर्ज एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, जिसका जो है सिंध के अंदर भी वोट बैंक है, जिसका केपीके के में तो फुल ही है, जिसका पंजाब के अंदर भी है, जिसका कुछ ना कुछ हद तक आपको बलूचिस्तान के अंदर भी मिलता है। तो ये जो आउटलुक थी पॉलिटिकल पार्टीज, ये नारा लगाया जाता था, भाई जाग पंजाबी जाग, तेरी पगड़ी नू लग गया दाग। यानी कि ये नवाज शरीफ ग्रुप जो होता था, ये क्या करता था, ये इस सिचुएशन में आता था कि भाई ये कहते थे कि भाई पंजाबी वोट को आगे लेके जाना, यानी एथनिक लाइंस के ऊपर चलते थे। अभी ये movement थी थी उसके देखते, तो सेम सिचुएशन, तो इस तरीके से we are talking about the एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये भी बड़ा अच्छा ट्रेंड है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो चला है, ठीक है। और इसी तरीके से इट क्लियरली बिटवीन प्रोविंसेस इन द सेंटर, ठीक है। जो ओरिजिनल प्रोविंसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के 73 के थे, उसने इनको दोबारा रिवाइव किया है आके। तो क्लियरली डिमार्केशन है बिटवीन सेंटर प्रोविंस, ये पावर सेंटर के हैं, ये पावर जो है वो सूबों के हैं। तो ये आपको 18th अमेंडमेंट प्रोवाइड करती है। और इम्पोर्टेंट चीज, मजे की चीज, इट एम्पावर लोकल गवर्नमेंट्स। बिल और मैं मजे की बात बताऊं, यहाँ पे बाकायदा जितना पैसा दिया जाएगा प्रोविंस, वो पैसे डिस्ट्रिक्ट्स में लगाएंगे जाके। डिस्ट्रिक्ट्स की बाकायदा कमेटी, नेशनल फाइनेंस कमेटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वो बनी हुई हैं कि आप सूबों को जो है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनको पावर देंगे। आप उन जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट नाजिम है या जो भी आते हैं, आप उनको बाकायदा पैसे दिए जाएंगे। पूरी फंडिंग का सिचुएशन, पूरा सीन बनाया गया है इसके अंदर, ताकि लोकल गवर्नमेंट जो सीन है उसका, या जो लोकल गवर्नमेंट है उनको ज्यादा एम्पावर किया जाए। उनके बाकायदा फंडिंग मेंशन है। अभी कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कमीशन है, वो बनाई गई हैं इसी के अंदर ही, ठीक है। वो इवॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप और मैं, हमारी औकात कुछ ना कुछ बन जाती है आपके लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, वोट देने की भी और गांव लेवल के ऊपर। इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो कुछ उसके आउटकम्स मिले या पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस मिली जो है 18th अमेंडमेंट की, और वो बड़ी आला थी। देखा आपने, बड़ी कन्विंसिंग थी सारी चीजें। यहाँ तक क्लियर है गाइस आप लोगों को कि 18th अमेंडमेंट का बैकग्राउंड, 18th के प्रोविजंस क्या हैं या फीचर्स क्या हैं, और उसके आउटकम्स क्या हैं, पॉजिटिव आउटकम्स हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ तक क्लियरली। अभी हम चलते हैं जरा आगे, उसकी वीकनेसेस के ऊपर जरा चलते हैं, ठीक है गाइस। तो लेट्स मूव, ठीक है। क्रिटिसिज्म या आर्ग्यूमेंट के ऊपर कुछ बातें शुरू हो रही हैं, ठीक है। और बड़ी आला बातें हैं, आपने सुनी होगी, पर्टिकुलरली जब से ये पीटीआई गवर्नमेंट आई है इसके ऊपर बातें हो रही हैं। उन्होंने शुरू किया है कि भाई 18th अमेंडमेंट मामले, वो आई है सेंट्रल प्रोविंस के दरमियान। और ये जो गवर्नमेंट है फेडरल, वो कहती है कि भाई इसको रिवाइव करो जरा, इसको रिव्यू किया जाए, इसको रिविजिट किया जाए। अभी वो इसको चेंज करने की बात नहीं कर रहे, या इसको खत्म करने की बात नहीं कर रहे, ये बात याद रखिएगा माइंड में। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट curtailing the 18th amendment, but they are talking to revisit the 18th amendment। और उसके वो आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं इस रिविजिटिंग के ऊपर, उनका दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक आर्ग्यूमेंट क्या है, वो कहते हैं
डिजास्टर है। तो एक तो उसके इकोनॉमिक प्रोविजंस को थोड़ा बहुत जो है वो चेंज किया जाए। तो मेनली उनका आर्ग्यूमेंट इकोनॉमिक सिक्योरिटी या टू सम एक्सटेंट मिलिट्री लेवल के ऊपर। इसको बताता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट कैसे है। अगेन डू रिमेम्बर, वही स्कूल ऑफ थॉट याद करें जो दे रहा था कि ये जरूरी है, फ्यूगल फोर्सेस उठेंगी अगर सूबों को ज्यादा आजाद कर दें। तो टू सम एक्सटेंट ये वही आर्ग्यूमेंट है। बट जो उनकी इकोनॉमिक डायमेंशन है, इकोनॉमिक इम्बैलेंस कैसे क्रिएट किया है 18th अमेंडमेंट ने, ये बड़ा सेंस बनाता है इकोनॉमिक डायमेंशन। और याद रखिएगा, दे scrutinize or review 18th अमेंडमेंट फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कि इकोनॉमिकली ये डिजास्टर है, इकोनॉमिकली इसको रिविजिट करना चाहिए, फार्मूला कोई और होना चाहिए। वो कहते हैं बाकी ठीक है, सूबे वगैरह इकोनॉमिकली ये ठीक नहीं है, इकोनॉमिकली इसको जरा रिविजिट करना चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट्स उनके क्या हैं, जरा इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को अभी देखने की कोशिश करते हैं। तो इकोनॉमिक इम्बैलेंस कैसे क्रिएट कर रही है जनाब आपकी 18th अमेंडमेंट। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट 18th अमेंडमेंट। तो 18th अमेंडमेंट के अंदर क्या है, बजटरी कंस्ट्रेंट्स प्लेस बाय एनएफसी ऑन द फेडरल गवर्नमेंट। अभी फेडरल गवर्नमेंट पे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं 18th अमेंडमेंट के अंदर जो एनएफसी के जरिए लगाई गई हैं। और वो क्या था, मैंने पहले बताया 57%। यानी कि हर 5 साल के बाद फेडरेशन ने 57% टोटल बजट से रिवेन्यूज जो भी इकट्ठे हुए होंगे वो सूबों को वापस करेंगे। 57%। यानी कि सिंपल मिसाल मैं आपको ये बताऊं कि फेडरेशन सूबों से भी तो चीजें लेती है ना, तो वो इसको देते रहते हैं। अभी एनएफसी के अंदर क्या होता है कि हर 5 साल के बाद फेडरेशन एक अंदाजा लगाती है, ठीक है, एक एस्टिमेट होता है कि भाई इस सूबे की ने इतने रेवेन्यू जो है वो सबमिट किया है, तो बदले में उसको इतना वापस किया जाए। 57%। यानी अगर वफा के पास आया है आपका 100 रुपया, तो 57% किसको दिया जाएगा, 57% दिया जाएगा सूबों को, उनके लिए रखा जाएगा। अभी इसके ऊपर जो है वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो है वो अड़ गई है। वो कहते हैं यार ये तो बड़ा खतरनाक फार्मूला है। ये खतरनाक फार्मूला किस बेस के ऊपर है, इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वो कहते हैं कि देखें, पाकिस्तान एक फेडरेशन है और पाकिस्तान के 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, जिसमें आपकी ये आपको पता है। और इसके अंदर कुछ और भी टेरिटरीज हमारी इंक्लूड होती हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान है और आजाद जम्मू एंड कश्मीर है। और ये जो है गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। यानी गवर्नमेंट खुद को भी संभाल रही है फेडरेशन, आजाद जम्मू एंड कश्मीर के जो है मसाइल को भी, और गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को भी संभाल रही है। ओके। तो क्या है कि द एनएफसी अवार्ड इज मीन्ड टू डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट जिसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, एंड द प्रोविंसेस जिसको वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कि जितने भी पैसे आ गए रिसोर्स, वो फेडरेशन अपने ऊपर खर्च कर रही है कि आजाद जम्मू कश्मीर को दे रही है, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर खर्च कर रही है, तो वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और दूसरा यही फेडरेशन होती है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसी बजट को सूबों के अंदर भी एनएफसी के फॉर्म में, जिसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी 18th अमेंडमेंट के ये कि भाई हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं और हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। और मसला क्या हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि पैसे हम 57% तो लाजमी देंगे ही देंगे। अब और इन दोनों टेरिटरीज को फेडरेशन ने संभालना है। सूबे जो है वो सीट पे मजे से बैठे हुए 57% तो हम लेके ही रहेंगे। यानी उनके इन 57% को कोई खत्म कर ही नहीं सकता है। वो मेरा एक दोस्त था, उसकी अपॉइंटमेंट हुई इसमें क्या कहते हैं पुलिस में कांस्टेबल के तौर पे। बड़ा हरामी टाइप का बंदा था। तो उसे मैंने पूछा कि यार ये तुम तकलीफ नहीं होती है कांस्टेबल वगैरह की जॉब करने के लिए। वो कहते हैं किस चीज की तकलीफ होती है। वो कहता है कि मेरी कोई उसकी कोई है 50,000 रुपये, वो कहते हैं तनख्वाह है। और जब भी सुबह उठता हूँ तो मेरे जो सिरहाना है तकिया है उसके नीचे 2,000 पड़े होते। तो चाहे आंधी आ जाए तूफान आ जाए 2,000 नीचे पड़े हैं। इट मीन्स कि मेरी डेली के 2,000 बनते रहते हैं, तो कोई नुकसान नहीं। सेम सिचुएशन सुबह के साथ है।
अभी ना उनको आंधी मारे ना उनको कोई बारिश तूफान, कोई नहीं, उनको 57% मिलना ही मिलना है, कुछ भी हो जाए। तो फेडरेशन को ये सर में दर्द हो रहा है कि यार ये 57% मतलब कर्ज हम ले रहे हैं, डेट क्राइसिस में हम जा रहे हैं, पर इनको 57% हम देंगे ही देंगे। अब यहाँ भी इशू आ रहा है। और ये कैसे सेट किया गया? 18th अमेंडमेंट के अंदर, एनएससी के अंदर सेट किया गया फार्मूला, ये 57% आप सूबों को देंगे, बाकी जो जहां है वो वहीं जाना चाहिए। ठीक है। मैं बताता हूँ ये कैसे डिवाइड होता है। ठीक है। तो अभी जरा इसको एनएफसी अवार्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि एनएफसी अवार्ड है क्या बेसिकली। तो द एनएफसी अवार्ड इंक्लूड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, विच फॉर्म फेडरल गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, जितने भी रिवेन्यूज लेती है, फिर उनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 57% के हिसाब से। So this pool includes taxes on income, including corporate tax, sale tax, and export duties, etc. ये जितने जो फेडरल हुकूमत है उसके सूबे के एक्सपोर्ट ज्यादा हैं, किस सूबे के इंपोर्ट ज्यादा हैं, कौन सा सूबा ज्यादा टैक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा रिवेन्यू ज्यादा जनरेट कर रहा है, तो उस हिसाब से ऐसे करने होते हैं। So from the divisible pool at the moment, out of every 100 rupees अगर हम बात करें, the federal government receives 42%, and जो है 42.5, and the 57% goes to provinces। अभी ये भी यानी जितने टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं, जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जितने सेल टैक्स हो रहे हैं, जितने इंपोर्ट हो रही हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो 52% वफाक रखेगी, 57% सूबों को वापस कर देगी। अब ये डिवाइसिव पोर्ट चल रहा है एनएफसी अवार्ड के हिसाब से। So the distribution of finances among the provinces was until 2010 solely based on the population। पहले पॉपुलेशन के बेस पे दिया जाता था। 2000 जो 10 है उसे होता था कि भाई जिस सूबे में ज्यादा पॉपुलेशन है, आप एनएफसी अवार्ड उसको ज्यादा दे देते हैं। ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि सूबों को एनएफसी अवार्ड दिया जाएगा, जिस सूबे की ज्यादा पॉपुलेशन है आप उसको ज्यादा जो है पैसे वापस करेंगे, और जिनकी कम है उस तरीके से। बट अभी इसको पॉपुलेशन होती थी पंजाब की, और पंजाब पॉपुलेशन के बेस पे पैसे ज्यादा ले जाता था। तो यही चीज सूबों को मसला कर रही थी उस टाइम पे कि भाई 2010 से पहले, यानी 18 अमेंडमेंट से पहले की बात हो रही है, वफाक ज्यादा पैसे ले जाता था, तो सूबे परेशान, भाई वफाक की पॉपुलेशन है, और सॉरी पंजाब की, तो पंजाब ज्यादा ले जाता है, ये सारी चीजें। तो 2010 में पंजाब ने भी थोड़ी बहुत कुर्बानी दी। और वो कुर्बानी क्या दी? जब एनएफसी अवार्ड सेट किया गया उसके अंदर ये कहा गया, पंजाब ने ये कहा कि भाई इट इंट्रोड्यूस्ड मल्टीपल इंडिकेटर्स। उन्होंने कहा कि भाई अभी सिर्फ एनएफसी अवार्ड है, हम कुछ और इंडिकेटर्स को लाते हैं, तो वो जिसमें ज्यादा होंगे तो उस हिसाब से डिवीजन किया जाएगा। कैसे डिवीजन किया गया? उन्होंने कहा भाई इट इंट्रोड्यूस मल्टीपल इंडिकेटर्स सोर्सेज अमंग द प्रोविंसेस। कौन सा? उन्होंने कहा कि 18th अमेंडमेंट के अंदर वो क्या किया गया, यानी पॉपुलेशन को साइड पे किया गया, और चीजें लाई गई। कैसे? उन्होंने कहा गया कि भाई 82% जो है वो तो पॉपुलेशन के बेस पे देंगे, जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन है 82% हम उसको देंगे। ठीक है। फिर पॉवर्टी और बैकवर्डनेस के हिसाब से रखा गया 10%, कि भी जिसकी ज्यादा पॉवर्टी जिस सूबे में ज्यादा होगी, जो बैकवर्ड सूबा इस पे दिया जाएगा। अभी देख रहे हैं ना, पहले सिर्फ पॉपुलेशन होता था और इंडिकेटर थे ही नहीं। अभी इस सिचुएशन में दूसरे सूबों को भी फायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन तो पंजाब की ज्यादा में ज्यादा नहीं है, बैकवर्ड पंजाब में ज्यादा नहीं है, तो बैकवर्ड बलूचिस्तान में ज्यादा है, पॉवर्टी पंजाब में ज्यादा है, तो वो पंजाब को ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो सॉरी बलूचिस्तान को। इसी तरीके से रिवेन्यूज कलेक्शन एंड जनरेशन ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं, 5% उनको दिया जाएगा। एंड इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी 27%, जिसकी कम डेंसिटी है उनको इतना पैसे दिए जाएंगे। ये जनाब 2.7, ये आपका जो 57% मैंने बताया ना जो एनएफसी अवार्ड का है, यानी जो आपके 57 पर रुपीज आउट ऑफ 100 जो पैसे सूबों को जा रहे हैं, तो वो 57% जो डिवीजन होगी सूबों के लिए, वो इस तरीके से होगी कि वो सूबा जिसके पॉपुलेशन ज्यादा है, तो 57 में से 82%
कि जो बैकवर्ड है, पॉवर्टी है जिसके पास, तो 10% 57 में से उसको मिलेगा। जो रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट कर रहा है, जनरेट कर रहा है, 5% उसको मिलेगा 57 से। और जो 2.7% है, वो जिसकी पॉपुलेशन कम है, डेंसिटी, वो उसको दिया जाएगा। अभी इससे क्या हुआ, इससे एक नया आपकी डोमिनेंसी वाला वो भी बात खत्म हो गई। पंजाब ने ये बड़ी कुर्बानी दी थी बाय द वे, ये मानना चाहिए इस मामले के ऊपर। भाई ठीक है, पॉपुलेशन पे नाराजगी हम नहीं लेते हैं, 82% को रखेगा और बाकी सारी चीजें इस तरीके से। सो नाउ सेंटर गोज इनटू डेट, वेयर इज प्रोविंसेस गेन मोर फिस्कल। अभी सेंटर के पास मसला आ गया है। कैसे? कि आप 57% तो बजट दे देते हैं, 57% तो जा रहा है सूबों को, उनको तो मसला ही नहीं है। मसला वफाक को हो रहा है, क्योंकि वफाक को पैसे, आईएमएफ के जो कर्ज हैं, लोन शोन्स हैं, ये वफाक दे, तो 57% चाहिए ही चाहिए। अभी वफाक जा रहा है डेट के अंदर, यहाँ पे एक फिजिकल गैप आ रहा है। इस बेस के ऊपर ये डिमांड कर रहे हैं जो पीटीआई वाले हैं, इनकमेंट करके, भाई ये प्रोविजन बड़ा खतरनाक है। यानी हम गिलगित को भी संभाल रहे हैं, जो कर्जे पाकिस्तान के ऊपर सर्कुलर डेट है या ये आईएमएफ के कर्जे हैं, ये भी हम ही दे रहे हैं। सूबों को तो 50% वही का वही मिल रहा है। को रिविजिट करो, इसको 57% से कम कर रहा हो, या इसका कोई और सीन होना चाहिए। तो 57% तो सूबों को एनी कॉस्ट पे मिलता है बजट के अंदर, वो कुछ भी हो जाए वो उनको मिलेगा। ये एनएफसी अवार्ड का है, जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो, जनाब आपकी, दे आर एट लॉगर हेड्स विद दी प्रोविंसेस। वो कहते हैं भाई आप इसको तो रिविजिट करो ना, ये नुकसान तो हमारा हो रहा है। 57% आपको जाए जाए, हम यहाँ पे भीख मांगते फिर रहे हैं और आप लोग वहां पे बड़े अमीर होते फिर रहे हैं। तो ये क्या सिचुएशन है? ये एक सबसे बड़ा जो आपका कहे रिविजिट करने का आर्ग्यूमेंट है, ये दिया जा रहा है। ठीक है, कौन सा सेकंड पॉइंट? मैं यही कह रहा हूँ ना कि सेकंड पॉइंट यही था कि जो 57% सूबों को जाना है, तो वो 57% पहले दिया जाता था पॉपुलेशन के बेस पे, जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन 57 में से ज्यादा, उसको पैसे जाएंगे। अभी उसको चेंज किया गया 18th अमेंडमेंट के अंदर, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी पॉपुलेशन के बेस पे नहीं होगा, अभी और इंडिकेटर्स भी होंगे सूबों के, 4 सूबों के, जिनको 57% में से पैसे दिए जाएंगे। तो उनमें क्या होगा, उनमें पॉपुलेशन एक फैक्टर था, पॉवर्टी दूसरा था, रेवेन्यू कलेक्शन जो सूबा ज्यादा कर रहा है तीसरा उसको था, और चौथा जिसकी पॉपुलेशन कम है वही था। तो इसमें क्या हुआ, पहले सारा फायदा होता था पंजाब को। अभी क्या हुआ, बैकवर्ड बलूचिस्तान में ज्यादा है और पॉवर्टी बलूचिस्तान में ज्यादा है, तो पैसे ज्यादा बलूचिस्तान को जाते हैं। रेवेन्यू जनरेशन सिंध ज्यादा करता है, तो दूसरे नंबर पे वहां पे जाते हैं। और फिर आपकी पॉपुलेशन पंजाब में है, तो पंजाब को मिलते हैं जाके। पहले सारे पॉपुलेशन पे बेस पे होता था, तो सिर्फ बलूचिस्तान को मिलता था। ये दूसरा पॉइंट था। क्लियर हुआ है अभी आपको? ठीक है, तो 57% तो जनाब आपको वहां जाएगा ही जाएगा। अभी इसके साथ क्या हुआ है, इसके साथ एक और मसला भी हुआ है। वो क्या हुआ है कि मोर ओवर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन सीम सूबे क्या आगे दे रहे हैं, आगे बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमीशन, जिसमें सूबों ने वो पैसे डिस्ट्रिक्ट्स को प्रोवाइड करने हैं। बिल्कुल भी नहीं दे रहे। वहां पे क्या होता है, जो सीएम बनता है, सीएम जनाब अपने इलाके में बड़ा आला काम करवा रहा है और अपने मनपसंद लोगों को दे रहा है, यानी कि पूरी डिवीजन सूबों का, तो सूबों का बजट बच जाता है। सूबे अपना बजट खर्च नहीं कर पाते हैं, या तो वो इनएक्टिव हैं, या तो इनएक्टिव बने हुए, उनको खर्च करें प्रॉपर तरीके से, खर्च नहीं करते, उनके पैसे बच जाते हैं। सिंध के तो बहुत ज्यादा पैसे बच जाते हैं। यानी जिनके लिए बजट में कहा जाता है इतना एजुकेशन पे खर्च होगा, पब्लिक सर्विसेज पे होगा, जब बजट आता है वो पैसे बच जाते हैं, वो खर्च ही नहीं कर पाते हैं। तो वफाक कह रहा है भाई, एक तो हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप नीचे उनको ट्रांसफर नहीं कर रहे डिस्ट्रिक्ट तक, और दूसरी बात ये है कि आपके पैसे भी बच रहे हैं, तो आप ऊपर से ये हमारे ऊपर डिमांड्स भी कर लेंगे ज्यादा पैसे दें, और डेट्स में भी हम जा रहे हैं, हम यानी कर्ज लेके
कह रहा है वफाक को कि हम आपको रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करके दे रहे हैं, लिहाजा हमें पैसे वापस करो एनएफसी अवार्ड में। ठीक है, जब घोटकी की बात आती है कि भाई घोटकी आपको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है तो घोटकी को उतने पैसे दे दो भला आप लोग, वो नहीं देने हैं। उसके ऊपर वो कहते हैं ना सांप बन के बैठे हुए हैं जो सीएम हैं, वो तो दे नहीं रहे। दिस इज द रीजन, ये एक सेंश्योर है, क्रिटिसिज्म है जो वफाक कह रहा है कि भाई इसको रिविजिट करो या इसकी जो रेशनलाइजेशन है को प्रॉपर तरीके से करो। सो दे आल्सो से दैट प्रोविंसेस शुड बी गिवन शेयर इन बजट डेट एंड द डिफेंस एटसेट्रा। अब डिफेंस का खर्चा कौन करेगा? वफाक कर रहा है। डेट में हम जा रहे हैं उसका खर्चा कौन कर रहा है? वफाक कर रहा है। सर्कुलर डेट को किसने फिलअप करना है? वफाक ने करना है। आईएमएफ के लोन किसने देने? वफाक के देने। उस पर सुबह बाहर बैठे हुए हैं। हाँ, जब बारी आती है बजट के अंदर 57% की, उस टाइम पे जनाब ये कॉलर शाला लगा के आ जाते हैं, हमें तो अपना 57% दे दो, हमें तो नहीं पता ये क्या चीजें कहाँ पे कर रहे हैं। तो वफाक कह रहा है इसलिए ये जो 57% का रेशो एनएफसी में रखा गया है इसको रिविजिट किया जाए, या तो आप इसका रेशो कम कर लें, कोई भी तरीकेकार हो सकता है, यानी इस पे डिबेट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फेडरल, जो फेडरल गवर्नमेंट है, तो इसके लिए इसको रिविजिट करने की जरूरत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी इसके ऊपर सिर्फ तनकीद हो ही इकोनॉमिक डायमेंशन के अंदर रही है, बाकी कोई तनकीद नहीं हो रही है। तो आप किसी भी इसके ऊपर बने, आपको ये, अगर आपने इसके ऊपर डिबेट्स सुनी है फेडरेशन से, तो आप इसमें सुने फवाद चौधरी की डिबेट्स। फवाद चौधरी बहुत अच्छा डिफेंड करता है इस पॉइंट को, तो आपने अगर मीडिया पे सुननी है तो फवाद चौधरी को सुनना है आपने। तो ही डिफेंड्स इन अ वेरी वेल वे, क्योंकि वो एडवोकेट भी है तो उसको लॉस का इसका भी पता है, तो बड़े अच्छे फैक्ट फिगर के साथ वह वहां पे देता है। तो ये तो इस बेस के ऊपर ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई इसको आप लोग जरा नजरसानी कर लें। तो ये एक जो है आपकी क्रिटिसिज्म है या रिविजिट की बात हो रही है, इसके ऊपर हो रही है। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियरिटी हुई है आप लोगों को? तो ये थोड़ी थोड़ी मिथ क्लियर हुई है आप लोगों को कि क्या इश्यूज हैं, कैसे हैं? तो अगर ये चीज क्लियर है तो जरा हम आगे मूव करते हैं, थोड़े और ड्रॉबैक्स के ऊपर जाते हैं। छोटे छोटे ड्रॉबैक्स हैं, बहरहाल हैवी यही था, और ये बड़ा सेंस भी बनाता है ये। ठीक है, सो ओके गुड। अभी चलते हैं जनाब आपका अदर ड्रॉबैक्स के ऊपर। और ड्रॉबैक्स भी हैं 18 के, आप इसको कोई उस सेंस में नहीं देख सकते, इसमें बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशनल जो सब्जेक्ट है वो प्रॉपरली डिवॉल्व भी नहीं किया गया, यानी कि आप लोगों ने कह तो दिया सूबों को दे दें, तो क्या सूबे कैपेबल हैं इसको लेने के लिए? नहीं है। सिर्फ पंजाब ने और टू सम एक्सटेंट केपीके ने अपनी जो है प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशंस बनाई हैं। सिंध ने तो बेचारा, सिंध की तो बराबर ऑफिस ही नहीं है, सिंध हायर एजुकेशन कमीशन की। वो पता नहीं कोई एक डिफेंस के अंदर है, कोई कोठी ली हुई है, उसके ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है। और जनाब उसके चेयरमैन की बात की जाए तो वो तो आप मतलब शानदार है जनाब, आपका डॉक्टर आसिम हुसैन, द मोस्ट करप्ट माफिया, वो है जनाब वहां पे। तो वो क्या है कि प्रोविंस इसको बर्दाश्त कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर भी, सिंध के अंदर ये सेम सिचुएशन है। तो जो भाई जब वो कहते हैं ना, कौन सी फिल्म थी, खुदा के लिए थी मेरे ख्याल में, उसमें वो कहते हैं कि जनाब जब आप पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? जनाब आप ये पावर अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप उनकी डिमांड क्यों कर रहे हो वहां पे? आपने कह तो दिया सारे पावर आपको दे दिए जाएं, क्या आप उनको बर्दाश्त कर सकते हो? तो वो आपके सामने सिचुएशन है। इसी तरीके से जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी काफी सारे जो इश्यूज हैं वो अभी चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है कि नेचुरल रिसोर्सेज पे वफाक अभी भी बैठा हुआ, कहते हैं हमारे अंडर है, और प्रोविंसेस कहते हैं वो हमारे अंडर हैं, क्योंकि 18 के अंदर उसको क्लियरली मेंशन नहीं किया गया। तो ये भी एक बड़ा इशू है, इसका ड्रॉबैक्स नजर आता है आपको। साथ में थर्ड टाइम जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला फैक्टर था, टोटल पॉलिटिकल था, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर वो उस टाइम पे सपोर्ट कर रहा था। तो इसमें आपकी पॉलिटिकल या एक पर्सनैलिटी सेंट्रिक जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपको नजर आते हैं वहां पे। बिल्कुल शायद ठीक कह रहे हो, ये भी नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे। और इम्पोर्टेंट चीज है, 18th अमेंडमेंट बड़ी एक हैप तरीके से पास कराई गई थी, हैप, यानी कि इसको मैक्सिमम कुछ 6 महीने लगे थे मेरे ख्याल में। 6 महीने के अंदर अंदर ये इन्होंने की, कोई इसके ऊपर पब्लिक वो नहीं हुई, डिबेट नहीं हुई, और जल्दबाजी में हैप्पीली इसको जो है वो आगे लाया गया, हालांकि इस पर डिबेट हो सकती थी उस टाइम पे। इसमें कुछ आपको पॉलिटिकल चीजें भी नजर आती हैं, जो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर वाली बात है, प्योरली नवाज शरीफ के लिए बनाई गई है, और कोई फैक्टर है नहीं इसके अंदर। ठीक है।
तो ये भी इसके अंदर आया आता है। और एक आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता है कि भाई इसके ऊपर वो ये दिया जाता है कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है 18th अमेंडमेंट। एक आर्ग्यूमेंट है जिसको मैं इतना बाय नहीं करता, और वो क्या है कि वो सेंट्रल स्टेट कैपेसिटी आपने वीक कर ली है, ठीक है, इस जिसकी वजह से आपकी सिक्योरिटी की कैपेसिटी कम हुई है, यानी कि आपने मल्टी एथनिक जो फॉल्ट लाइन्स हैं उसको रिवाइव किया है, बिकॉज आपके प्रोविंसेस को आपने ज्यादा पावर दे दी है। अभी प्रोविंसेस मतलब ये आर्ग्यूमेंट है इनका कि भाई अभी आपने एजुकेशन का डिपार्टमेंट दे दिया सूबों को, अभी सूबे सिलेबस तय करेंगे, अभी उनके अंदर वो सिलेबस लेके आ सकते हैं जो सेंटर जो प्रोविंशियल सेंट्रिक होगा, जो उनके असबाक जो हैं या वो बेनजीर पे पढ़ाए जाएंगे, या हो सकता है कि फरियाल तालपुर या जरदारी के ऊपर भी सबक दे दिया जाए। सिंध के अंदर कितना ईमानदार बंदा था, वो कहते हैं आप इस तरीके की चीजें लेके जाएंगे और हर सूबे में ये चीजें करवाई जाएंगी। तो इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि सेंटर को स्ट्रांग होना चाहिए था, प्रोविंसेस को जितनी ज्यादा ऑटोनॉमी देंगे तो आपकी एथनिक पॉलिटिक्स का आर्ग्यूमेंट जो मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में, ये वो आर्ग्यूमेंट है। अभी ये इतना सेंस नहीं बना था, बहरहाल इस पे ये चीज है तो सही, ठीक है। एक ये आर्गुमेंट भी इसके ऊपर जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी को भी बड़ा खतरा है इसके ऊपर। ये जनाब आपकी थी 18th अमेंडमेंट, तो उसका आपको बैकग्राउंड भी पता चला, और इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी पता चला कि जो है